नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम ने हर गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेड वर्जन को भी हरी झंडी दिखाई थी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को हमें और गति देनी होगी। गुजरात में डबल इंजन की सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सांचल के बीच चलाई गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में सवार होकर यात्रा भी की है। उन्होंने ट्रेन में सवार लोगों से बातचीत भी की। 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस से आरामदायक और बेहतरीन रेल यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित सभी हाई स्पीड ट्रेन है। अब यह व्यावसायिक रूप से चलाई। इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में बात करते हुए पश्चिम रेलवे जोन सीपीआरओ सुमित ठाकर ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है जो यात्री को यात्रा के अनुभव के उन्नत अत्याधुनिक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने से पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि वह न किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे और नहीं। मलिक ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने जा रहे हैं और न ही कोई चुनाव लड़ेंगे। मेघालय के राज्यपाल के रूप में 30 सितंबर को मलिक का कार्यकाल पूरा होगा। इससे पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मलिक ने राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे सकते हैं, लेकिन बातचीत में उन्होंने अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। मलिक ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मीडिया में हमारे राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है उससे बिल्कुल दम नहीं है। हम रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल या किसी भी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मलिक ने यह भी साफ किया है कि वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद भविष्य में आप क्या करोगे, इस सवाल से जवाब में मलिक ने कहा कि मैं सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की लड़ाई जहां होगी वहां पर जाऊंगा, किसानों को संगठित करूंगा और किसान पार्टी में नहीं जाऊंगा, कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में आपका रणनीति को लेकर मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने आशंका जताई है कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है और उन्हें गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू किया है, अब सुन रहा है कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे और किसी केस में करेंगे और क्या आरोप होंगे ये अभी ये लोग बना रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडिएंट रिस्पांस एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष से 15 दिन पहले ही लागू किया जा रहा है। इसमें कई बदलाव को भी शामिल किया गया है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण में लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन यानी कि ग्रे प्लान 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। बीते वर्ष के मुकाबले इस साल इसे 15 दिन पहले ही लागू किया जा रहा है। इसमें कोई बदलाव को भी शामिल किया गया है। नए नियम में अब 3 दिनों के पूर्वानुमान के आधार पर प्रदूषण करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। पहले PM 2.5 और PM 10 का एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर रोक लगाई जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस के इतिहास में विघटन रहा है। इस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। एक व्यक्ति एक पद की बात कही जाती रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस के नेता 2 पदों का काबिज रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने से कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने आवासीय बैठकों का दौरा चल रहा है और कोई न कोई गोल खिलाएगा। भाजपा कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है। इस पर त्रिवेदी ने कहा कि जब भाजपा नहीं थी उस समय भी कांग्रेस का विघटन होता रहा है। देश विदेश महंगाई के दौर से गुजर रहा है। विश्व के 65 देशों में भारत से ज्यादा महंगाई की दर है। इसके बावजूद देश का विकास जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में धमाका हुआ है। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये इस महीने में होने वाला तीसरा बड़ा हमला है। हमला अफगान के नॉर्थ रीजन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ। हमला आत्मघाती था। फिलहाल किसी आतंकवादी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यहाँ ज्यादा आबादी हजारा मुस्लिमों की है। ये समूह पिछले कुछ महीनों से लगातार आतंकियों से निशाने पर है।
एक आत्मघाती हमलावर ने इंस्टीट्यूट में विस्फोट किया। मरने वाले 19 लोगों में कई स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि धमाके के बाद इंस्टीट्यूट और इसके आसपास के इलाके में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। अन्य व्यक्ति ने कहा कि मैं और मेरा दोस्त घर पर थे, तभी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। हम बाहर आए तो देखा घर के पास वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में धुआं उठ रहा है। हम वहां गए, हमारे सामने पुलिस ने 15 घायलों और 9 शवों को बाहर निकाला। इनमें से कई शव क्लास के अंदर कुर्सियों और टेबल से नीचे पड़े थे। तालिबान अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सतह पर काबिज हुआ था। उसका दावा है कि वो अफगानिस्तान और उसके लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन हाल के कुछ महीनों में अफगान के मस्जिदों और आबादी वाले क्षेत्रों को आतंकवादी संगठन लगातार निशान बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रमवाई अम्बेडकर मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सामाजिक न्याय और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जेल भरने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जेल भरने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जेल भरने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लखनऊ के पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। अखिलेश यादव ने कहा, आपने यह जिम्मेदारी उस समय पर सौंपी थी जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भले ही हम समाजवादियों को भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष में जेलों को भरना पड़े, हम जाएंगे। समाजवादी संघर्ष से नहीं डरते। समाजवादी खुद चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और धरना दे सकते हैं। रमवाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपने पिता और पार्टी के सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा था कि जब न्याय न मिले तो यही एकमात्र रास्ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है। इस पर रेपो रेट बढ़कर रिकॉर्ड 5.90% तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ेगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण ऑटो लोन, होम लोन और पर्सनल लोन की EMI के रूप में आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। इस बीच ग्राहकों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। इस वित्त वर्ष में महंगाई दर 6% के करीब रह सकती है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान 7.2% से घटाकर 7.0% कर दिया है। इसका कारण ग्लोबल महंगाई के कारण निर्यात में कुछ कमी आने की आशंका और रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण कुछ घरेलू सेक्टर में मांग में कमी आने की आशंका हो सकती है। हालांकि इस वर्ष पूरे देश में पहले बारिश की कमी और बाद में ज्यादा बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के कारण भी ऐसा हुआ हो सकता है। तेज महंगाई से जूझ रही दुनिया भर की सरकारों ने महंगाई में कमी लाने के लिए रेपो रेट बढ़ाने के लिए आजमाए नुस्खे को आजमाया है। इससे पहले अमेरिकी और यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपने यहाँ रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह राज्य गुजरात में एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया। पीएम मोदी शुक्रवार को अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे। मोदी को एक रोड पर एम्बुलेंस रुकी नजर आई। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को निकलने देने का निर्देश दिया। इस दौरान कुछ देर उनके काफिले के वाहन रुके हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोदी अहमदाबाद से सपा के लिए गांधीनगर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कब्जा है। यहाँ बुलडोजर ने सपा कार्यालय को ढा दिया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलाने से पहले ही जिला पंचायत ने सपा जिलाध्यक्ष को नगर कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस दिया था। कार्यालय खाली कराने के बाद उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। पल भर में कार्यालय मलबे में तब्दील हो गया। मलबे को 7 दिन के अंदर हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सपा कार्यालय के मलबे हटते ही खाली जमीन पर जिला पंचायत शहरवासियों के लिए बड़ा बहुउद्देशीय मॉल तैयार करेगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार 18 बड़ी कंपनियों की मदद लेगी। माल तैयार करने के लिए पहले नक्शा बनाया जाएगा। उसके बाद उसके पास होते ही मॉल को आकार देने का काम शुरू होगा। उधर सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जिला पंचायत से 99 साल का पट्टा लिया गया था। आपको बता दें कि साल 2004 में सपा कार्यालय के लिए देवी रोड शो स्थित जिला पंचायत के पुराने भवन को आवंटित कराया गया था। इसके बाद जिला पंचायत के अधिवक्ता अनिल राठौर ने इंस्पेक्शन किया, जिसमें आवंटन की शर्तों का पालन नहीं पाया गया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शुक्रवार को 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने समेत अन्य कदम उठाने से पिछले 4 वर्ष में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। केजरीवाल ने कार्य योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस साल करीब 5000 एकड़ जमीन पर पराली के निपटान के लिए पूसा जैव अपघटक का छिड़काव करवाएगी। सरकार ने एक हरित कक्ष भी बनाया है जिसमें 9 वैज्ञानिक विशेषज्ञ होंगे जो स्थिति पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर के साथ वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राउत एवेन्यू में नियंत्रण केंद्र बनाया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने खुले में कचरा चलाने से रोकने के लिए 611 दल गठित किए हैं और वह धूल रोधी अभियान चलाएगी। सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए दल का गठन किया है। आम आदमी पार्टी आपके नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर गिरफ्तारी की कवाल लगा दी है। दरअसल केजरीवाल ने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए इस बात की आशंका बताई है। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से इसे जोड़ते हुए कहा कि इस केस में मैं और किसी और आरोप पे गिरफ्तार किया जाएगा यह भी पता नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी की जा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया है और उन्हें गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू किया है, उसके बाद से ही अब सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार करेंगे। किस केस में करेंगे और क्या आरोप होंगे ये लोग बना रहे हैं। केजरीवाल के ट्वीट को आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रिट्वीट करते हुए कहा कि ये तो बहुत घटिया राजनीति है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली है। इन प्रस्तावों में कई अहम फैसले शामिल हैं। इस फैसले में कुष्ठ रोगियों के अलावा आवास योजना को भी सहमति मिली है। रांची जिले की नगरी के मुडवा में कुष्ठ रोगियों के खिलाफ 256 आवास का निर्माण कराने का फैसला लिया है, जिसकी लागत 33,4 करोड़ रुपए है। राजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। लोहरदगा, साजगिरा, खरसावा और खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर बनेगा। कैबिनेट में जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस पड़ाव बनाने का भी फैसला लिया गया है, जिसे PPP मोड पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही रांची पुरुलिया सड़क 4 लेन करने का भी फैसला लिया गया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालूघाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया गया है। पहले भी इन बालूघाटों को जैस MTC के माध्यम से चलाया जा रहा था, जिसकी अवधि को अब बढ़ा दिया गया है। लोहरदगा, खूंटी और सारकेला क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा। बिहार में कानून व्यवस्था टूटते ही रहते हैं। अब इन सवालों के बीच बिहार के वैशाली से चौंकाने वाली खबर आई। बता दें कि बिहार के वैशाली में जेल में सजा काट रहे कैदी ने सरकारी अस्पताल को कोठा बनाकर रख दिया। सजायाफ्ता एक कैदी ने अस्पताल के कैदी वार्ड में कॉल बुलाई और उसके साथ ही वह पर मौज मस्ती करने लगा। बता दें कि हाजीपुर के सदर अस्पताल में जुड़ा हुआ है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने कॉल वार्ड बॉय समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैशाली सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में वार्ड कर्मियों की मिलीभगत से सजायाफ्ता कैदी ना चुकाने का कार्यक्रम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उससे मोटी रकम देकर दूसरे राज्य से लड़की बुलाई थी और वार्ड के उसके साथ नाच गाने और शराब पार्टी लगा। तभी कराता हुआ SHO प्रवीण कुमार अचानक वहां धमके और उसकी पोल खुल गई। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। भले ही रविवार के वाकये के बाद सचिन पायलट के भविष्य को लेकर कई कसाई लगाए जा रहे हैं। पायलट खेमे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इस घटनाक्रम ने उन्हें खेमे में एक नई जान फूंक दी है। पायलट खेमे का मानना है कि पिछले समय से जिस तरह से हालात राजस्थान में थे, 2020 में मानसर जाकर बगावत करने के बाद से ही पायलट खेमा राजस्थान की राजनीति में बैकफुट पर था। लगातार सीएम अशोक गहलोत उस दौरान सरकार गिराने की बात करते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों पर निशाना साधते रहते थे। वहीं गहलोत गुट के बाकी मंत्री विधायक भी पायलट खेमे के नेताओं पर निशाना साधते थे। लगभग 2 साल पूरी तरह शांत रहने के बावजूद बगावत का अटैक पायलट खेमे का पीछा नहीं छोड़ रहा था। मगर रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद अब पायलट खेमे से यह अटैक धुंधला होता हुआ दिख रहा है। रविवार के घटनाक्रम के बाद बगावत का अटैक अशोक गहलोत और उन विधायकों पर लग गया है जिन्होंने रविवार को
अकलमान के परे जाकर इस्तीफे सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 332 आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर नियुक्ति पत्र की बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार के मिशन रोजगार का अंग है। आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए यह नियुक्ति पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। पिछले साल 5.5 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को शासन की सेवाओं को जोड़ने का कार्य किया गया। सीएम ने कहा कि जहरीली शराब से समाज को अवगत कराकर उन्हें बचाने का कार्य महत्वपूर्ण है। डिस्टिलरी में सिर्फ शराब के लिए अल्कोहल ही नहीं बनती बल्कि दवाओं के लिए भी उनका उपयोग होता है। 70 वर्षों में जितने लगे उसके आधे से अधिक हमने 5.5 वर्ष लगाई। हिसाब और ईजिंग बिजनेस में उनकी प्रक्रिया को सरल किया। सीएम ने कहा कि आज मिलावट शराब पिलाने की दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर कोई दुस्साहस हुआ तो बहुत सारे लोग आज जेल में सड़े रहे। सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर आलोचना की है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनमें व्यवस्थित गंभीरता का अभाव है। बात करते हुए शर्मा ने कहा कि वह 2 दशकों से अधिक समय तक कांग्रेस में थे। तब उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से कहा था कि राहुल गांधी बिना किसी सुधार के पूर्वोत्तर के राज्य असम को खो देंगे। वहीं एक बार फिर से शर्मा ने कहा कि पहली बात यह है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं है। संभवतः उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए वह कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी बीच बीच में मीटिंग छोड़कर जैसे अपने व्यायाम के लिए जा सकते हैं या अचानक कमरे में आधे घंटे के बाद आ सकते हैं। उनमें कोई व्यवस्थित गंभीरता नहीं है। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार और अमेठी से हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली थी और अध्यक्ष में पद छोड़ दिया था, लेकिन पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले लेना जारी रखा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वालों के लिए खजाना खोल दिया है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिले वालों को ₹25 करोड़ की सौगात दी है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने कादू नाला वन्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मुसाफिर खाना के कादू नाला क्षेत्र में उन्हें सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पौधारोपण किया। इसके बाद मुसाफिर खाना कोहरीगंज मार्ग से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। कलेक्टर परिसर में उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इसके साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। उन्होंने राजस्व विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को धरोहरी आवासीय पट्टे के कागज भी वितरित किए। यहां से निकलकर वह जिला पंचायत रिसोर्ट सेंटर पहुंचे और इसका उद्घाटन किया। रिसोर्ट सेंटर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने कहा कि पहले जिला पंचायत में जो 60% का कमीशन चलता था उसे समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में बनी सड़कें यही पाई गई। इससे पहले के कार्यकाल में जो सड़कें बनी हैं उनकी जांच कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को आम जनता की आवाज सुनने का एकमात्र जरिया बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुसार इस यात्रा के जरिए कर्नाटक की जनता जिन समस्याओं का सामना कर रही है उसे सामने लाया जाएगा। मीडिया और संसद भी, लेकिन ये सब विपक्ष के लिए चुप है। मीडिया हमारी नहीं सुनती। इस हालात में हमारे पास एकमात्र ही विकल्प है भारत जोड़ो यात्रा। इसे कोई कहीं नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का मार्च है। राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत की यात्रा है और देश की जनता की आवाज सुनने के लिए यह निकाली जा रही है, जिससे कोई दबा नहीं सकता। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा आगामी 21 दिनों में यात्रा 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह कर्नाटक के विभिन्न जिलों से गुजरेगी और वहां रहने वाले लोगों को दर्शाएगी। यहाँ जारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई की समस्याओं के बारे में बताएगी। उनके अनुसार इस यात्रा को मकसद भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नफरत व हिंसा के आदर्शों के खिलाफ खड़ा होना है। राहुल गांधी ने कहा यह यात्रा संविधान को बचाने के लिए निकाली जा रही है, जब संविधान के बगैर तिरंगा अर्थ नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यात्रा के जरिए लोगों की समस्याओं को लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भारत तोड़ने, गोलीबारों, हिंसक नारा देते वाले और गूढ़ से वादी बताया है।
कहा कि युवा सांसद ने बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी व महंगाई को लेकर वह जनता को जवाब दे। भारत की आपसे लड़ाई का खामियाजा जो जब भुगतना पड़ रहा है। 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार आएगी और अग्निपथ योजना को बंद करेगी। 2.50 लाख खाली पद भरेंगे। उन्होंने आपको भाजपा की बी टीम बताया है। कहा कि भाजपा बौखलाई हुई है और ईडी के सीबीआई के दम पर चुनाव में उतरने का प्रयास करेगी। कहा कि जनता सब जानती है और हिमाचल में कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर यानी कि आज से 5G सर्विस देश में लॉन्च करेंगे। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च किया। इंडिया सर्विसेज फिलहाल कुछ सिलेक्टेड शहरों में लॉन्च होगी। कुछ साल के बाद इसे देश भर में फैलाएंगे। 1 अक्टूबर से ही एयरटेल वाराणसी में और जियो अहमदाबाद के एक गांव से 5G सर्विस शुरू करेंगे। इस दौरान दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी से 5G सर्विस शुरू करने को लेकर कोऑर्डिनेट किया। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन कराए थे। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 1.5 लाख करोड़ में 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलर्ट हुआ था। ऑक्शन में 5G इकोसिस्टम को जल्द से जल्द डेवलप करने की मांग साफ तौर पर नजर आई। 5G से 2035 तक इंडियन इकोनॉमी पर $450 बिलियन का इम्पैक्ट होगा। ऑक्शन में जियो ने 88,078 करोड़ रुपए तो वहीं एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए 5G के स्पेक्ट्रम खरीदे थे। जियो ने बीते दिन कहा था कि वह दिवाली तक 5G सर्विस की शुरुआत करेगा। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता सहित कई प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च करेगी। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G कवरेज होगा। वहीं एयरटेल भी इस अक्टूबर में 5G सर्विस लॉन्च करेगी। 5G में 4G की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रपति के साथ देखते रहिए। नमस्कार।